कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे इस कठिन परिस्थिति में अपनी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने अभिभावकों व शिक्षकों के सहयोग से अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके सामने हमारी पूरक पुस्तक कृतिका के पाठ साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मधु, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया, द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह यात्रा वृत्तांत सिक्किम की राजधानी गैंगटोक और उसके आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन है। किस प्रकार से लेखिका और उसकी सहयात्री मणि ने सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में प्रवेश कर वहाँ से आगे युमथांग, लायुंग से होते हुए कटाओ पहुंचकर हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ पर लेखिका ने गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा है। जब लेखिका गैंगटोक पहुंची तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से गैंगटोक के लोग अत्यंत विषम परिस्थिति में भी जी तोड़ मेहनत कर वह बड़ी मुश्किल से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ के निवासियों का रहन सहन अत्यंत कठिन है, फिर भी वे लोग उस विषम परिस्थिति में जूझते हुए अपने जीवन की जिजीविका को बनाए रखे हुए हैं। वे अपने जीवन को अभावों के साथ जीते हुए खुशी खुशी अपने नित्य कार्य को करने में समर्पित हैं। लेखिका गैंगटोक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने पहुंची, जहां पर जितेंद्र नार्गे, जो उनका एक गाइड के रूप में उनके साथ थे, उन्होंने लेखिका को वहां के बारे में बहुत कुछ बतलाया। युमथांग के बाद लेखिका लायुंग पहुंची और उन्होंने वहाँ की परिस्थितियों से जूझते श्रमिक वर्ग, छोटे छोटे बच्चों को दूर चढ़ाई कर विद्यालय पढ़ने जाते और दिन में फिर वापस आकर घर का कार्य करने की बात भी देखी और अनेक नेपाली युवतियों का सड़क बनाना, ऐसी जगह काम करना जहाँ से उनका जीवन संकट में पड़ सकता है, ऐसे कई जगह उन्होंने महिलाओं को काम करते देखा। तदुपरांत लेखिका कटाओ पहुंची और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कटाओ में प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह स्थान अत्यंत सुंदरता से लबरेज है। युमथांग से निकलते ही लेखिका को अनेक श्वेत पताकें फहराती हुई दिखीं, जो शांति व अहिंसा की प्रतीक थीं। गाइड जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को बताया कि ये जो 108 श्वेत पताकाएं हैं, इनका फहराया जाना किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु को संकेत करता है। वहीं कुछ रंगीन पताकाएं भी फहराने की बात जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को बताया। जितेंद्र नार्गे ने बताया कि यदि युमथांग या गैंगटोक में कोई शुभ कार्य किया जाता है तो वहाँ पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं और इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है।
जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को यह भी बताया कि जब कोई नया कार्य किया जाता है तो वहाँ पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं और किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है, जिनको उतारा नहीं जाता बल्कि वे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। जितेंद्र ने लेखिका को कवि लॉन्ग स्टोक नामक स्थान पर ले जाकर यह बतलाया कि यहाँ पर गाइड फिल्म की भी शूटिंग की गई थी। आगे चलने पर लेखिका को एक कुटिया दिखाई दी जिसके भीतर उन्हें एक घूमता हुआ धर्मचक्र, जिसे प्रेयर व्हील के नाम से जाना जाता था, वह देखा। उसकी मान्यता थी कि यदि जो उस प्रेयर व्हील को घुमा देता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पर यह बात स्पष्ट करती है कि हम सभी मनुष्यों ने अपने लिए कोई ना कोई ऐसे प्रतिमान अवश्य गढ़ लिए हैं जिससे हम स्वयं किए गए कार्यों को कर कर स्वयं ही उन कार्यों से मुक्त भी हो जाते हैं। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि प्रायः लोगों का मानना है कि यदि गंगा स्नान किया जाए तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। मुस्लिम धर्म के अनुयायी मक्का मदीना को एक तीर्थ स्थान मान करके वहाँ जा कर के अपने सारे पाप धुल जाने की बात पर बल देते हैं। इसी प्रकार से सारे धर्म कहीं ना कहीं पापों के धुल जाने के लिए एक न एक अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर उन सब से मुक्त होकर ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। यह सभी धर्मों का मानना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो प्रेयर व्हील को घुमा करके अपने पापों को धोने की बात पर विश्वास रखते थे। यहाँ पर लेखिका ने यह भी माना कि सारे धर्म, चाहे वह कोई भी किसी भी धर्म का मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी आधार पर वह अपने धर्म की आस्था के सकारात्मक पहलुओं को अपनाने हेतु प्रयासरत रहता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उन्होंने सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर अपनी गाड़ी रोकी और एक अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। आगे बढ़ने पर थिंक ग्रीन का बोर्ड दिखाई दिया, अर्थात हमेशा अच्छा सोचो, प्रकृति के अनुरूप सोचो, प्रकृति की रक्षा करो, यह संदेश देता यह बोर्ड। सभी लोग वहाँ रुके और वहाँ से उन्होंने तीव्र वेग से बहती तीस्ता नदी को देखा जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ, एक सफ़ेद धुंध, प्रायः आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर एक धुंध सर्दियों में छाई रहती है, वो उसी प्रकार की धुंध वहाँ भी छाई हुई थी। लेखिका ने यहाँ से महिलाओं की पीठ पर बंधी टोकरियों में छोटे छोटे बच्चे देखे। लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से ये महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लकड़ी की टोकरियों में पीठ में बांधकर कार्य कर रही थी। और जितेंद्र नार्गे ने बतलाया कि यहाँ ये महिलाएं इतना कठिन काम करती हैं कि इन्हें कभी कभी अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। आगे चलने पर लेखिका को कुछ पहाड़ी स्कूली बच्चे दिखाई दिए। जितेंद्र नार्गे ने बतलाया कि ये स्कूली बच्चे बहुत दूर 3-4 किलोमीटर प्रतिदिन चल करके दूर पहाड़ी रास्तों से होकर विद्यालय जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं और उसके बाद घर के कार्य काम करते हैं। लेखिका लायोंग पहुंचकर बर्फ़ देखना चाहती थी, लेकिन लायोंग पर उन्हें बर्फ़ नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रदूषण के कारण यहाँ पर अब बर्फ़ का गिरना प्रायः कम हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रदूषण ने किस प्रकार से हमारे प्राकृतिक असंतुलन, प्रकृति में असंतुलन बना दिया है। इसी के कारण प्राय लायोंग में बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन प्रदूषण के कारण अब उतनी बर्फ़ वहाँ पर नहीं पड़ पाती है।
कटाव, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि अब आपको कटाव में जो है बर्फ़ देखने को मिल सकती है। और मणि ने कटाव जाकर बतलाया कि यह तो स्विट्जरलैंड जैसा है, जिसे हम भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया, क्योंकि मणि स्विट्जरलैंड गई हुई थी, उन्होंने बताया कि यह स्थान स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। कटाव पहुंचते ही लेखिका के सामने ही बर्फ़ पड़ने लगी, जिसकी उम्मीद थी और वह उम्मीद उनकी सफल हो गई। लेखिका वहाँ के बर्फीले प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर निहाल थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों को रचने की प्रेरणा दी होगी, अर्थात वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना आकर्षित और मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वे अपने आप को ही भूल गईं। लेखिका ने माना कि यह सौंदर्य किसी अपराधी के व्यवहार को भी बदलने की शक्ति धारण किए हुए है, अर्थात यदि कोई अपराधी यहाँ आ जाए तो वह अपने अपराधी व्यवहार को भूल जाएगा और वह मानवता की राह पर आ सकेगा। वहीं दूसरी ओर मणि ने कहा कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएँ जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास बुझाती हैं, अर्थात प्रकृति सब प्रकार से मानव जीवन के प्रति समर्पित रहती है। वह अपने प्रयासों से हम सभी के जीवन को सुखमय बनाने हेतु प्रयासरत रहकर इन प्राकृतिक संसाधनों की स्थितियों को हमारे अनुकूल बनाने में सक्षम रहती हैं। युमथाम वापस आने पर उन लोगों को सब सूना सूना लग रहा था। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि हम ऐसे प्राकृतिक परिवेश से वापस आ गए हैं। इस प्रकार आपने देखा यह थी लेखिका की सिक्किम यात्रा, गैंगटोक की यात्रा, जो सितारों से टिमटिमाती रात में उन्हें आकर्षित कर रहा था। इस प्रकार से हमने देखा कि प्राकृतिक सौंदर्य मनुष्य को किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करता है और प्राकृतिक अलौकिक आनंद में मनुष्य अपने आप को ही भूल जाता है। वह सारी छल कपट से रहित होकर निस्वार्थ शून्य की स्थिति में आकर असीम आनंद की अनुभूति करने लगता है। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर नंबर 1, रात के वक्त झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। लेखिका गैंगटोक को मेहनती बादशाहों का एक ऐसा शहर बताती है जिसका सुबह, शाम और रात सब कुछ सुंदर था। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिससे वह पूर्ण रूप से खो जाती है। प्रश्न नंबर 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। काम के समय कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन और खतरे से खाली नहीं है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर को खूबसूरत बनाने की जो जी तोड़ कोशिश की है वह एक मिसाल है। प्रश्न नंबर 3, कभी श्वेत पताकाएँ तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? श्वेत बौद्ध पताकाएँ अहिंसा और शांति की प्रतीक हैं। इन श्वेत पताकाओं पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएँ फहराई जाती हैं। कई बार ऐसा भी कार्य अवसर आता है जब रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं।
जबकि रंगीन पताकाएं नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। प्रश्न नंबर 4, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र के बारे में जब गाइड जितेंद्र ने बताया कि यह एक धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सभी पाप मिट जाया करते हैं, जबकि लेखिका ने पहले से यह सुना था कि मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ही ऐसी ही धारणा अस्तित्व में है। तभी लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों या अवधारणाओं के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य के बारे में कहीं न कहीं समानता है। अतः यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? लेखिका मधु कांकरिया प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि ऐसे वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। लेखिका का मानना है कि ऐसे सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा, सारी बुराइयां त्याग देगा। लेखिका के अनुसार रास्ते में प्राकृतिक दृश्य हर पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा हो। अतः गैंगटॉक का वादियों भरा सफ़र लेखिका को अंदरूनी तौर पर प्रभावित कर गया था। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हुआ है। अगर वहाँ कोई दुकान होती तो निश्चित तौर पर सैलानियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती। इसी प्रकार वहाँ आसपास के वातावरण में भी गंदगी व कचरा फैलने की वजह से प्रदूषण बढ़ जाता। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार का वरदान ही है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति का मानव के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, या यूं कह लें कि प्रकृति के बगैर मानव अधूरा है या इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। निश्चित तौर पर जल संचय की व्यवस्था भी अद्भुत है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और जब गर्मियों में पानी के लिए त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर नदियों को भर देती हैं। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे, पाठ्य विषय वस्तु को समझ गए होंगे और वे इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने में दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।